हेलो माय डियर फ्रेंड्स, दोस्तों कैसे हो आप सब। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, हमारा जो लेक्चर चल रहा था, टॉपिक चल रहा था, वो चल रहा था आर्टिकल को लेके। तो मैंने आपसे कहा था कि मैंने फर्स्ट लेक्चर आर्टिकल को लेके पढ़ा दिया है एंड आपका सेकेंड लेक्चर भी कवर हो चुका है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उसके आगे से, यानी कि जो मैंने सेकेंड लेक्चर पढ़ाया था, तो जहाँ से मैंने उसको एंड किया था मैं वहीं से स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपकी जो टॉपिक चल रही है, आपका जो सिलेबस चल रहा है, वो एम लक्ष्मीकांत की बुक मैंने स्टार्ट कर दिया है, जो कि आर्टिकल से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो ये आर्टिकल का सेकंड लेक्चर भी हो गया, फर्स्ट हो गया, ये आर्टिकल का आपका थर्ड लेक्चर चलेगा आज। ठीक है, यानी कि तीसरा। तो फर्स्ट में मैंने पढ़ाया है 5 से 11 नागरिकता को लेके, सिटीजनशिप की बात की है। एंड सेकेंड में पढ़ा रही हूँ स्टेट पॉलिसी को लेके। तो स्टेट पॉलिसी आपका लेक्चर सेकंड से स्टार्ट है। तो आज तीसरे में हम लोग समझेंगे। तो जैसे कि आर्टिकल 38 मैंने ख़त्म किया था, आज 39 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम लोग पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स चलिए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा है, बात किस पे चल रही है, आर्टिकल चल रहा था आप जानते हो। उसके बाद बात किस टॉपिक पे चल रहा था, टॉपिक आपका यही था, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसे कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसे शॉर्टकट में बोलते हैं डीपीएसपी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये टॉपिक चल रहा था। तो इसके अंतर्गत मैंने आपको 38 तक जो आर्टिकल थे मैंने उसे पढ़ा दिया था। तो सबसे पहले हम इसके प्रस्तावना के बारे में मैंने बात किया था। प्रस्तावना कहे तो कुछ इसकी जानकारी, कुछ डिटेल, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसका उद्देश्य, यानी कि जो स्टेट पॉलिसी है इसका लेने का मकसद। ठीक है, सबसे पहले तो मैंने बात किया था पॉइंट 1, जो कि आपके आर्टिकल पे था, मतलब कि किस भाग में आपका स्टेट पॉलिसी है, भाग 4 में है, कहाँ से कहाँ तक है। तो मैंने आपको बताया था आर्टिकल 36 से लेके 51 तक, 36 से 51। ठीक है, आपके स्टेट पॉलिसी की बात की गई है। तो 36 से 51 अब चल रहा है। तो 36 से 51 मैंने आपको इस पढ़ाने से पहले यही बताया था कि इस भाग में है और ये लिया कहाँ से गया है, इसका उद्देश्य क्या है, ये सारी बातें हमने सेकंड लेक्चर में कवर करा दी थी। तो आज तीसरे में हम लोग ये पढ़ने वाले हैं, यानी कि जो लेक्चर थर्ड चलेगा इसमें हम लोग ये पढ़ेंगे कि आर्टिकल 39, क्योंकि मैंने 38 ख़त्म कर दिया था, तो अब 39 से चलेगा और पूरा आपका 51 तक। ठीक है, तो यहाँ अभी 51 तक ख़त्म नहीं हुआ है, तो अभी इसके कम से कम 4 से 5 लेक्चर तो इस पे आर्टिकल पे बनेंगे ही, सिर्फ स्टेट पॉलिसी को लेके। फिर ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आराम आराम से समझते हुए चलेंगे। कम खाइए लेकिन टेस्टी खाइए, बस कम समझिए, मतलब कम पढ़िए लेकिन समझ में आना चाहिए, बात ये है मेरे कहने का। ठीक है, तो यहाँ पे आर्टिकल चल रहा है, आर्टिकल का ये आपका तीसरा लेक्चर है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। और उसके बाद टॉपिक यही है स्टेट पॉलिसी को लेके। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं। तो मैंने आपको आर्टिकल 38 तक पढ़ा दिया था। तो 38 में ये बातें कही गई थी, मतलब अनुच्छेद 38 में ये बातें कही गई थी कि राजनीतिक, मतलब सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सहायता, मतलब न्याय प्रदान करना। ठीक है, तो ये बातें हो चुकी थी। अब हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं अनुच्छेद, यानी कि जो आपका आर्टिकल है 39 से स्टार्ट है। अब यहाँ तक देखिए, यहाँ पे मैंने 30, ये रहा 39, अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अब चलेगा ये 51 तक। तो अभी सिर्फ यहाँ पे 41 तक ही इसमें आ पाया है, उसके आगे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं, लिखा है, देखिए ये बात तो हो चुकी थी, हम आपको 38 तक जो अनुच्छेद था वो समझा चुके थे, लेकिन अब आप थोड़ा यहाँ कंफ्यूज होंगे कि ये क्या कुल लिखा है ना। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, देखिए जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ ना स्टेट पॉलिसी, जब मैंने लक्ष्मीकांत की बुक मैं पढ़ी, तो उसमें मैं आपको उस अकॉर्डिंग से लेके चल रही हूँ जैसे आपके लक्ष्मीकांत में है। ठीक है, जो एम लक्ष्मीकांत की बुक है मैं उसको पढ़ के आपको पढ़ा रही हूँ। हाँ, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको लेके चल रही हूँ। तो उसमें कुछ इस तरीके से फार्मूले हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए, जैसे कि नीति निर्देशक तत्वों का वर्गीकरण। ठीक है, सबसे पहले उसमें आपको स्टेट पॉलिसी को पढ़ने के बारे में मिलेगा। उसके बाद आर्टिकल वगैरह, भाग वगैरह आप पढ़ोगे। उसके बाद में आपका आर्टिकल मेन स्टार्ट होता है, मतलब यही 36 से 51 तक। ठीक है, तो यहाँ पे उसमें अब एक देखो, ये मेन उसमें पॉइंट्स है, जैसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व की प्रस्तावना, फिर उसका उद्देश्य, फिर उसके बाद में नेक्स्ट आपका आता है नीति निर्देशक तत्वों का वर्गीकरण। तो वर्गीकरण को लेके बात करते हैं। तो अगर हम बात करें
कि नीति निर्देशक तत्वों का वर्गीकरण किस रूपों में किया गया है, कितने रूपों में किया गया है, तो ये मत भूलना आप, ठीक है। तो यहाँ पे नीति निर्देशक तत्वों का वर्गीकरण अगर देखा जाए तो 3 आधार पे किया गया है। वो 3 आधार क्या है, जो मैंने आपको सेकंड लेक्चर में बताया था कि समाजवादी विचारधारा, गांधीवादी विचारधारा, उदारवादी विचारधारा, ठीक है। तो वही है यहाँ पे नीति निर्देशक तत्वों का वर्गीकरण यही 3 सिद्धांतों पर किया गया है। पहला समाजवादी, दूसरा गांधीवादी, तीसरा उदारवादी, ठीक है। तो जैसे एग्जाम में मैं चाहती तो आपको सीधा पढ़ा सकती थी आर्टिकल स्टेप बाय स्टेप लिख के, नहीं, लेकिन एग्जाम में सवाल ऐसे भी खड़े होंगे कि बताइए कि आप जो स्टेट पॉलिसी है, जो नीति निर्देशक तत्व है, उसका वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है। तो आपको वहाँ बताना है। मुख्य 3 है, समाजवादी, गांधीवादी और उदारवादी। तो अब ये समझेंगे, बात तो क्लियर हुई कि 3 आधार पे इसका वर्गीकरण किया गया है स्टेट पॉलिसी का। लेकिन यहाँ पे आपको एक बातें और समझना है कि जो यहाँ पे जो समाजवादी सिद्धांत है, इसके अंतर्गत कुछ खास आर्टिकल को रखा गया है। जैसे स्टेप बाय स्टेप नहीं है, आपको यहाँ पे ये भी ध्यान में रख के चलना है, स्टेप बाय स्टेप नहीं। जैसे आप यहाँ समझ सकते हो, यहाँ पे 39 लिखा है, फिर यहाँ पे 41 लिखा है ना, तो आपके मन में तो ये सवाल उठेगा, आप तो ये सोचते होंगे कि यहाँ पे 40 क्यों नहीं लिखा है, आर्टिकल 40 कहाँ गायब हो गया। तो नहीं, अगर मैं आपको आर्टिकल को स्टेप बाय स्टेप लेके चलती तो आप इस पॉइंट्स को नहीं समझ पाते, ठीक है, इस पॉइंट्स को नहीं समझ पाते। तो मेरा कहने का मकसद ये है, देखो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे ये मेन पॉइंट्स है, देखो ये मेन पॉइंट्स है कि अगर जैसे आपसे सवाल इस पे ये पॉइंट्स, आप जानते हो कि एग्जाम में आपको पॉइंट्स के अनुसार ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मान लो हालांकि आपको दे दिया गया कि नीति निर्देशक तत्वों का वर्गीकरण किन रूपों में किया गया है या किस रूपों में किया जा सकता है, तो आपको वहाँ पे जब पता रहेगा तब ना लिखोगे। आपने सिर्फ स्टेप बाय स्टेप आर्टिकल पढ़ लिया है, बात सही है, किस आर्टिकल में क्या प्रावधान किया गया ये भी आपको मालूम पता है, लेकिन फिर आप वहाँ पे ये कैसे लिख सकोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पॉइंट ये है कि नीति निर्देशक तत्वों का वर्गीकरण, तब आप समझ पाओगे ना कि इसका वर्गीकरण 3 रूपों में किया गया है, मतलब 3 पद्धति के रूप में किया गया है, 3 सिद्धांतों के रूप में किया गया है। वो 3 सिद्धांत क्या है, वो 3 सिद्धांत यही है, समाजवादी, गांधीवादी और उदारवादी। तो सबसे पहला मैंने यहाँ पे लिखा है समाजवादी सिद्धांत, ठीक है। तो जो इसका वर्गीकरण किया गया है वो 3 रूपों में किया गया, यही है समाजवादी और गांधीवादी, उदारवादी। तो सबसे पहला मैंने उठाया है समाजवादी सिद्धांत। अब समाजवादी सिद्धांत में जो आपके आर्टिकल है 36 से 51, वो पूरा स्टेप बाय स्टेप नहीं दिए गए हैं, नहीं, उसको छाट के कुछ खास आर्टिकल को रखा गया है समाजवादी में। अर्थात कहने का मतलब ये है कि आपके कुछ आर्टिकल ऐसे हैं जो समाजवादी सिद्धांत पर आधारित है, और कुछ आर्टिकल आपके ऐसे हैं जो आपके गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित है, और कुछ आर्टिकल आपके ऐसे हैं जो उदारवादी सिद्धांत पर आधारित है। तो आपको मैं ऐसे लेके चल रही हूँ कि देखो मैंने यहाँ सिर्फ उन्हीं आर्टिकल को लिखा है जो आपके समाजवादी सिद्धांत पर क्या है, जो आपके समाजवादी सिद्धांत पर आधारित है। अब आपके समाजवादी सिद्धांत पर आधारित आर्टिकल कौन कौन से हैं, बात सिर्फ हम 36 से 51 कर रहे हैं, बात आपकी इसी स्टेट पॉलिसी को ही लेके हो रहा है, लेकिन जो 36 से 51 तक जो आपके आर्टिकल है वो स्टेप बाय स्टेप इन आधारों पर नहीं रखे गए हैं, इन आधारों पर नहीं रखे गए हैं। जैसे समाजवादी सिद्धांत, अब मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जैसे मानो कि एक टेबल है, ठीक है, जहाँ पे व्यक्ति भोजन करते हैं, ठीक है, मानो कि एक टेबल है, वहाँ पे 5 व्यक्ति बैठे हैं और 5 व्यक्ति के अनुसार उनके मनपसंद का भोजन बनाया गया है, ठीक है। अब आपको वहाँ पे जो 5 व्यक्ति बैठे हैं, आप वहाँ पे 5 प्रकार का व्यंजन बना है, डिश तैयार किए गए हैं, तो आपको जिस व्यक्ति को जो भी भोजन पसंद होगा उनके आवश्यकता, उनके मनपसंद के अनुसार ही आप उनको भोजन देंगे खाने के लिए, है ना, ठीक वही बात मैं कह रही हूँ। तो यहाँ पे बात ये है कि समाजवादी सिद्धांत में उन्हीं आर्टिकल को रखा गया जो इस पद्धति पर आधारित थे, ठीक है। अब बात समझ में आई। अब देखो जैसे कि आर्टिकल आपका 38 हो गया, आर्टिकल 39 हो गया, 39 क हो गया, और 41 हो गया, 42 हो गया, 43 हो गया और 47 हो गया। यहाँ पे आपको जो आर्टिकल दिख रहे हैं वो स्टेप बाय स्टेप दिख रहे हैं क्या? नहीं दिख रहे हैं। ना दिखने की वजह ये है कि ये वो आर्टिकल है जो समाजवादी सिद्धांत पर आधारित है। मैंने यूट्यूब पर बहुत देखा कि
कोई भी टीचर इस तरीके से नहीं पढ़ाए हैं। बस उन्होंने ये कोशिश की है कि वो आपको 36 से 51 तक जो आर्टिकल है वो आपकी ज़ुबान पर ला दें, वो भी शॉर्टकट में आपको पढ़ा दिया गया है। मैंने बहुत देखा, उसके बाद मैं इस टाइप का आपके सामने इस प्रकार का मैं आपको लेके आई वीडियो, ताकि आपको समझ में आ सके। मैं इसलिए ऐसा लिखी ताकि उन स्टूडेंट्स समझ सके। बहुत से व्यक्ति मतलब बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो मानो कि जो बुक में है उसको वो नहीं समझ पा रहे हैं, तो कम से कम यहाँ तो वीडियो के माध्यम से वो समझ सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो मेरा ये सिद्धांत था। तो यहाँ पे देखिए, आपको कंफ्यूज नहीं होना। मैं आपको बता दूं, अगर आप एम लक्ष्मीकांत की बुक अगर आपके पास अवेलेबल हो तो आप उसमें देखना खोल के, लेसन 8 पे है, ठीक है, तो खोल के देख लेना। उसमें आपका ये चैप्टर मिलेगा स्टेट पॉलिसी वाला, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये मिलेगा। इसमें आपको ऐसे आपको 3-4 पॉइंट्स पढ़ने को मिलेगा, जिसमें से मैंने ये आपका तीसरा पॉइंट मैंने उठाया है। और इसके पहले जो 2 पॉइंट थे उसकी प्रस्तावना को लेके था, यही जानकारी कहाँ से लिया गया, कैसे लिया गया, किस भाग में, ये सारी बातें हैं। उसके बाद में इसकी विशेषताएं अभी मैं आपको आगे ये बताऊंगी। उसके बाद यहाँ सबसे पहले नीति निर्देशक तत्वों का वर्गीकरण, तो ये मैंने तीसरा पॉइंट उसमें से उठाया है। और तीसरे पॉइंट मैंने उठाया तो यहाँ पे आर्टिकल की बात आपकी चल ही रही थी, तो मैंने सोचा कि आपको आर्टिकल साथ में पढ़ा भी दिया जाएगा और इस अकॉर्डिंग से आप तैयार भी कर लेंगे। ठीक है, जैसे बुक में है। तो मैं सीधा बुक का नकल मैंने नहीं किया है, मैं आपको इसलिए ऐसा पढ़ा रही हूँ ताकि आपको याद हो जाए और आप समझ सको बात को। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, ये तीसरी पॉइंट है, बुक में से मैंने लिया है, नीति निर्देशक तत्वों का वर्गीकरण। अब वर्गीकरण 3 आधार पे है, समाजवादी सिद्धांत, गांधीवादी सिद्धांत और उदारवादी सिद्धांत। तो सबसे पहला सिद्धांत लिखा है समाजवादी सिद्धांत। अब समाजवादी सिद्धांत में मैंने उन आर्टिकल को लिया है जो इस सिद्धांत पे आधारित है, मतलब जो आपके 38, 39, 41, 42, 43 और 47 जो आर्टिकल है, इन आर्टिकल के तहत जो बातें निर्धारित की गई है वो बातें आपके समाजवादी सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है फ्रेंड्स, बस यही कहने का तात्पर्य था। अब देखिए, अब यहाँ पे आर्टिकल आपका स्टार्ट होता है, तो यहाँ मैंने 39 क्यों लिखा, और हाँ जो मैंने यहाँ पे 38, देखो यहाँ पे 38 भी लिखा है, लेकिन मैंने यहाँ 39 से स्टार्ट किया है। 38 भी इसी जो आर्टिकल आपका 38 है, 38, उसमें जो बातें कही गई हैं वो बातें भी आपका समाजवादी सिद्धांत पे आधारित है। तो मैंने आपको पहले पढ़ा दिया था आर्टिकल 38, तो इस वजह से मैं आज यहाँ सिर्फ आपको 39 से स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है, ओके, इतना तो क्लियर हुआ, आगे चले। अब देखिए, अब आर्टिकल 39 पे बात करते हैं। आर्टिकल 39 ये कहता है सुरक्षित करना। अब इसका क्या मतलब है, देखो आर्टिकल 39 के अंतर्गत कुछ 6 बातें ऐसे कही गई हैं जिन्हें आर्टिकल 39 सुरक्षित करने की बात कहता है। अब वो 6 बातें क्या है, देखिए 1, 2, 3 एंड 4, 5, 6। ठीक है, यहाँ 6, बस यहीं तक है, ये आपका आर्टिकल 39 क है। मैं अभी आपको आगे बताती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे 6 बातें, यहाँ पे 6 पॉइंट्स ऐसे हैं, देखिए, जो मतलब आर्टिकल 39 सुरक्षित करने की बात कहता है। किसे सुरक्षित करने की बात कहता है, तो आर्टिकल 39 के यानी 39 के अंतर्गत कुछ बातें ऐसे कही गई हैं जिन्हें आर्टिकल 39 सुरक्षित करने की बात कहता है। तो यहाँ इसीलिए मैंने सबसे पहले यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट डाल दिया, सुरक्षित करना। अब किसे करना, तो इसके अंतर्गत जो 6 बातें कही गई हैं उसको सुरक्षित करने की बात आर्टिकल आपका 39 कहता है। अब क्या कहता है, तो इसके अंतर्गत सबसे पहली बातें ये है कि सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार। ठीक है, पहली बात इसमें ये कही गई कि सभी नागरिकों को, ऐसा नहीं है कि जो विशेष मतलब उसके लिए कोई विशेष नागरिक हो, कोई विशेष व्यक्ति हो, नहीं। ठीक है, अगर कोई विशेष व्यक्ति की बात होती तो आर्टिकल होता ही नहीं, आर्टिकल नाम का कोई चीज़ ही नहीं होता। कोई भी यहाँ पे तब लिखित दस्तावेज के रूप में कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन तैयार नहीं किया जाता, कोई भी संविधान नहीं बनता। ठीक है, यहाँ पे संविधान बनाने का मकसद ये रहा यहाँ के लोगों का, संविधान निर्माताओं का, कि हमारे देश में किसी भी व्यक्ति को किसी भी चीज़ से वंचित ना रखा जा सके और किसी भी तरह का भेदभाव ना रखा जा सके। मैं आपको निचोड़ बताऊं तो भारत को एकता के सूत्र में पिरोए बनाए, यानी कि अखंडता के रूप में एकता में बांधे रखना था। ठीक है, संविधान का निर्माण करना मेन मकसद यही था कि भारत में शांति कायम रहे और यहाँ पे उसको चलाने के लिए एक रूपरेखा तैयार की जाए जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सभी को समान रूप से यहाँ पे समानताएं प्रदान की जा सके। ठीक है, मतलब एकता में बनाए रखना।
कहते हो ना कि भारत अखंड हो, तो बस वही बात है कि भारत का कभी खंड खंड ना हो, ठीक है, मतलब एकता बनाए रखना, बस यही बात। इसी वजह से संविधान निर्माता ने संविधान का निर्माण किया और जिसके अकॉर्डिंग हमारी कंट्री आज तक चल रही है, ठीक है। यहाँ पे डेमोक्रेसी है, बस राजशाही ये सब जो पहली व्यवस्था थी, वंशानुगत शासन था, वो सब खत्म के बाद आपका डेमोक्रेसी आता है। और डेमोक्रेसी में यही सब प्रावधान है जो आप पढ़ रहे हो, देख ही रहे हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे सबसे पहली बात ये कही गई आर्टिकल 39 के तहत कि सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार, अर्थात कहने का मतलब ये था कि यहाँ पे जितने भी नागरिक हैं उन सभी को जीविका अर्थात जीवन के पर्याप्त साधन, मतलब वो ताकि अपना जीविका अच्छे से चला सके और उस जीविका को अच्छे से चलाने के लिए उनके पास पर्याप्त क्या हो, पर्याप्त साधन प्राप्त कराने का अधिकार। मतलब सभी व्यक्तियों को मतलब प्राप्त साधन मतलब उनके आवश्यकता के अनुसार, जितना उन्हें आवश्यकता हो उतना उनके अनुसार उन्हें मतलब संसाधन उनको प्रदान किया जाए, ठीक है। वो भी एक व्यक्ति को नहीं, सभी व्यक्ति को, सभी नागरिक को, ठीक है, बस यही बात कहता है। और दूसरी बात क्या है, अब देखते हैं ख ये कहता है कि सामूहिक हित के लिए समुदाय के भौतिक संसाधनों का सम वितरण। एक बात समझो, यहाँ पे जो सम शब्द आया है ना, सम का मतलब होता है बराबर वितरण, और वितरण का मतलब होता है बांटना, ठीक है, वितरण का मतलब होता है बांटना। तो यहाँ कह रहा है कि सामूहिक हित के लिए, मतलब एक व्यक्ति के हित के लिए नहीं, सामूहिक हित के लिए जिसमें सभी व्यक्ति शामिल हो। तो यहाँ पे कह रहा है कि सामूहिक हित के लिए मतलब सभी व्यक्ति जहाँ शामिल हो, सामूहिक हित के लिए समुदाय के भौतिक संसाधनों का सम वितरण, मतलब समुदाय के लिए जो भौतिक संसाधनें हैं आपकी, ठीक है, जो भौतिक संसाधनें हैं उन सभी भौतिक संसाधनों को सम मतलब बराबर वितरण, मतलब बराबर में बांटना, ठीक है। तो ये आपका ख कहता है। अब देखो नंबर घ क्या कहता है। घ ये कहता है कि धन और उत्पादनों के साधनों का संकेंद्रण रोकना, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है, यहाँ पे देखिए संकेंद्रण मतलब होता है जैसे कि किसी भी चीज़ को यहाँ कह रहे हैं रोकना, ठीक है। धन और उत्पादनों के संसाधनों का संकेंद्रण करना, मतलब संकेंद्रण का अर्थ ये होता है कि जितने भी चीज़ें हैं उन्हें केंद्र में लाके स्थित करना, ठीक है, उन्हें केंद्र में लाके स्थित करना, तो ये संकेंद्रण का अर्थ होता है। तो यहाँ पे कह रहा है धन और उत्पादनों के संसाधनों का मतलब संकेंद्रण मतलब उसको एक जगह पे केंद्रित करना, ठीक है, केंद्रित करना या उसे रोकना, ठीक है, बस यही बातें हैं। अब देखो घ क्या कहता है। घ ये कहता है कि पुरुषों और स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन। अब एक बात ये समझिए कि जैसे कि आपको बहुत जगह पढ़ने को मिलेगा आपको क्या ये बातें, तो जैसे कि बहुत से टीचर्स ऐसे पढ़ाए हैं, मैंने देखा कि जैसे कि आपको स्टेप बाय स्टेप वो बस आर्टिकल को लेके आए, मतलब क्या कहते हैं आपका 36 से 51 लेके आए, तो अधिकतर हमें बस इसमें आर्टिकल 39 में बस एक बात सुनने को मिलती है यहाँ पे, बस यही वाला कि आर्टिकल 39 में ये बातें कही गई हैं कि पुरुषों और स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन, बस। लेकिन कभी भी उसका निचोड़ आपको नहीं, मैंने देखा कि कहीं निचोड़ ये सारी बातें नहीं बताएगी, बस इसमें से जो आसान लगा बस यही उठा लिया गया और ये इतना बता दिया गया कि आर्टिकल 39 में बस एक ही बातें कही गई हैं कि पुरुषों और स्त्रियों को समान वेतन, मतलब समान कार्य के लिए समान वेतन, ठीक है। जबकि ये बातें इसमें चौथे पॉइंट पे कही गई हैं, आर्टिकल 39 के अंतर्गत चौथे 1 2 3 1 4 मतलब चौथे पॉइंट्स में कही गई हैं नंबर घ में, ठीक है। लेकिन आपको ये बताया जाता है कि आर्टिकल 39 में बस यही बातें कही गई हैं, ठीक। तो आगे चलते हैं। अब भाई सबका पढ़ाने का तरीका अलग है, ठीक है। तो यहाँ देखिए जो पॉइंट नंबर अंग क्या कहता है, वो कहता है कि बालकों को अवस्था के दुरुपयोग से संरक्षण। कहने का मतलब ये है कि जो बालक हैं मतलब जो लड़के हैं उनकी बात कर रहा है कि जो लड़के या लड़कियां हैं, बालकों को अवस्था के दुरुपयोग मतलब जो नागरिक हैं समझते, जो बालक हैं वो क्या करते हैं कि वो अपनी जो उनका जो कंडीशन होता है, कई बार उन्हें ऐसे कंडीशन से ऐसे दौर से गुजरना पड़ता है जो उनके उपयोग के लिए नहीं होती है, मतलब कि उनके एबल नहीं होता है, कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। तो वो कह रहा है कि बालकों को अवस्था के दुरुपयोग से संरक्षण, मतलब वो अपने समय का दुरुपयोग ना करें, इस वजह से उनके लिए कुछ ऐसे नियम, कुछ ऐसे कानून बना दिए गए हैं जिसका
उसका मतलब संरक्षण करना पड़ता है। और कुछ ऐसे नियम बनाए गए हैं जिसकी वजह से उन्हें क्या करना है, उन्हें बांधे रखना। अब जैसे मौलिक अधिकार को ले लो, मौलिक अधिकार में बहुत सी ऐसी बातें कही गई हैं, है ना, जैसे कि समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो यहाँ पे क्या है कि अगर जैसे कोई भी बालक मानो कि कोई ऐसा काम कर देता है जो उसे नहीं करना चाहिए, तो क्या होगा, वो अपने अवस्था का दुरुपयोग करेगा, कर ही रहा है, करेगा ना। तो इसी वजह से कह रहा है कि तो उसके लिए क्या किया गया, उसके लिए कुछ नियम, कुछ कायदे कानून बनाए गए हैं, है ना। अब देखो जैसे कि कुछ इसके लिए धाराएं भी हैं। अगर कोई व्यक्ति गलत काम करता है तो उसके प्रति सेक्शन धारा 302 303 ऐसे लगेगा। तो यहाँ पे क्या है कि वो भी एक नियम है अपने आप में, वो भी एक नियम है। तो उसको बना के संरक्षित रखना, सुरक्षित रखना, वही बात कह रहा है कि बालकों को अवस्था के दुरुपयोग से संरक्षण, मतलब वो अपने अवस्था का, अपने कंडीशन का, अपने समय का दुरुपयोग ना करें। तो इस वजह से उनके लिए कुछ नियम, कुछ ऐसे कानून बनाए गए हैं जिसे संरक्षण प्रदान किया गया है। बस यही बात है। नंबर यहाँ देखिए क्या कह रहा है, ये देखो कह रहा है कि बालकों को स्वास्थ्य विकास के अवसर, मतलब जो बालक हैं, बालक के अंतर्गत जो सभी व्यक्ति आ जाएंगे, ठीक है। जो बालकों को मतलब खासकर जो बालक हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि बालकों को मतलब स्वास्थ्य विकास के अवसर, मतलब उनके लिए स्वास्थ्य विकास का जो अवसर हो, जो स्वास्थ्य के स्तर पे वो विकास कर सके, उस वजह से उसको लेके भी उनको अवसर प्रदान किया जाएगा, ऐसा इस बात का उसमें सुरक्षित कहा गया है, ठीक है। उनको इस बात से वंचित नहीं रखा जाएगा बालकों को, ठीक है। अब देखिए ये तो ख़त्म हुआ। तो आपका जो यहाँ पे आर्टिकल 39 था 39, इसके अंतर्गत 6 बातें कही गई थी। तो 6 बातों में आपका एक बात ये भी शामिल था कि पुरुषों और स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन। ये भी याद रख लेना, क्योंकि जैसे अगर आप कहीं, ऐसा ही मैटर बहुत जगह देखने को मिलता है, अगर कहीं महिला या पुरुष कार्य करते हैं तो कहीं ना कहीं उनके साथ भेदभाव किया जाता है। ऐसा कहा जाता है जैसे वो पुरुष है तो उनको इतना वेतन दे दो, ठीक है, और ये महिला है तो इनको इतना वेतन दे दो। क्यों? तो कई बार ऐसे हो गए थे लोग कि उन्होंने कम कार्य किया, उन्होंने ज़्यादा किया, जबकि ऐसा नहीं होता है। काम दोनों को, जैसे कि मानो कि किसी फैक्ट्री में, कोई कपड़ा की फैक्ट्री हो गई, वहाँ पे स्त्री भी काम कर रही है, पुरुष भी कर रहे हैं, और कर भी रहे हैं, देख सकते हो आप, ठीक है। जो कुटीर उद्योग है उसमें भी आप जाके देख सकते हो, उसमें भी दोनों लोग कार्य करते हैं, महिला स्त्री पुरुष दोनों, ठीक है। तो वहाँ पे क्या है कि बहुत ऐसा होता है कि पुरुषों को अधिक वेतन और महिलाओं को कम वेतन दिया जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो स्त्री है, वो पुरुष है, इसलिए कई जगह ऐसा भी भेदभाव होता है। तो वही कह रहा है कि अगर कहीं ऐसा मैटर देखने को मिलता है तो वहाँ पे ये बातें लागू होती, पुरुषों और स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन। तो आप वहाँ कह सकते हो कि आर्टिकल 39 के तहत, उसमें आर्टिकल 39 में आपका पॉइंट नंबर 4 में ये बातें कही गई हैं कि पुरुषों और स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन देना अनिवार्य ही है। हाँ, लेकिन यहाँ पे कई बार क्या है कि ये बातें लेकिन हाँ, ये बातें आप कोर्ट में लेके नहीं जा सकते हो। क्यों? इसलिए क्योंकि ये मौलिक अधिकार की तरह नहीं है, ये मौलिक अधिकार की तरह नहीं है। जैसे कि अगर मौलिक अधिकार में क्या था कि अगर आपके अधिकारों का हनन हो रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे, हाई कोर्ट जा सकते थे। लेकिन यहाँ पे एक बातें ये है कि ये परिवर्तनीय नहीं है, इसे परिवर्तित नहीं किया जा सकता। इसमें आपको मैं आगे पढ़ाऊँगी। शराब जो स्टेट लेवल पे जानते हो कि जो शराब वाली व्यापार की जाती है, वहाँ पे ऐसा है ना कि देखने को मिलता है कि हम लोग ये कहते हैं कि अगर देखो आपके स्टेट पॉलिसी में ये भी प्रावधान है, आप आगे पढ़ोगे जब आर्टिकल आपका चलेगा। अभी तो 39 चल रहा है, जब आपका 42-42 चलेगा आर्टिकल, तब इसी के अंतर्गत तो आपको ये पढ़ने को मिलेगा कि जो शराब वाली व्यवस्था है स्टेट लेवल पे, जो शराब बेची जाती है, वो बहुत से लोग ये कहते हैं कि अगर गवर्नमेंट बंद कर दे तो अच्छा रहेगा। क्यों गवर्नमेंट नहीं बंद कर रही है पता है? हालांकि स्टेट पॉलिसी में व्यवस्था है कि वो इन सब पदार्थों को यूज नहीं करेगी, बंद करेगी, लेकिन बंद कहाँ कर रही है? स्टेट के लेवल से देख तो शराब तो जैसे कि गवर्नमेंट लागू की है, जो नशीले पदार्थ है उन्हें बेच ही रही है, कहाँ बंद कर रही है? इसीलिए तो नहीं बंद कर रही है क्योंकि स्टेट पॉलिसी के अंतर्गत जो भी चीज़ें, जो भी बातें यहाँ पे आप पढ़ रहे हो, ये सब फिक्स हो चुका है, ये सब निर्धारित है। आप इसमें स्टेट पॉलिसी के अंतर्गत कही गई कोई भी बातें परिवर्तनीय नहीं है, आप उसे परिवर्तित नहीं कर सकते हो। आप इसके किसी भी बात को लेके
हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हो, न्यायालय में नहीं जा सकते हो। ये स्टेट पॉलिसी है, स्टेट चाहे इसे लागू करे और स्टेट चाहे या मनमानी करे, बस ये शोपीस के लिए बना के रख दे इस व्यवस्था को, ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, यही बात है कि बहुत से लोग चाहते हैं, जैसे बहुत से व्यक्ति ये चाहते हैं कि जो शराब बेची जाती है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो बंद कर दिया जाए ना। लेकिन वो सिर्फ ऐसा जो व्यक्ति हैं वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसमें आप जो आर्टिकल आगे पढ़ोगे उसी में दिया गया है कि ये भी जो यहाँ पे प्रावधान है इसमें कहा गया है कि राज्य का ये भी कर्तव्य होगा कि राज्य जो, देखो भाई, जो नीति निर्देशक तत्व तो है इसमें, इसका कहने का मतलब क्या है, मतलब यही कि राज्य अगर अपनी नीति को बनाएगी तो नीति बनाते वक्त उनको मतलब राज्य को कुछ तत्व ध्यान में रखना है। वो तत्व यही सब है जो आप पढ़ रहे हो। तो इसके अंतर्गत आप आर्टिकल के अंतर्गत एक तत्व और पढ़ोगे कि जो नशीले पदार्थ हैं उन्हें स्टेट लेवल पे बंद किया जाए, ठीक है, राज्य का ये भी कर्तव्य होगा। लेकिन कहाँ बंद हो रहा है? बंद हो रहा है क्या? नहीं बंद हो रहा है ना। आज देखने को मिलता है कि स्कूल के सामने जो यहाँ पे जो शराब पीने वाले लोग हैं वो स्कूल कोचिंग के सामने लेके बैठते हैं, सोचिए। जबकि ये भी व्यवस्था है कि अगर कहीं जैसे कि स्टेट कोई भी व्यक्ति स्कूल के सामने अगर शराब पीता है तो उसके ऊपर भी धारा लग सकती है ना। लेकिन कहाँ कुछ हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा है। अधिकतर ऐसे मैटर देखने को मिलते हैं, मैंने खुद देखा है। मैं खुद कोचिंग करती थी, वहाँ खुद सामने लोग शराब बैठ के पीते थे। हालांकि हम कुछ बोल नहीं पाते थे, क्यों? क्योंकि वहाँ पे बोलना हमारा उचित था नहीं, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं आपको बता दूँ, तो यहाँ पे देखिए राज्य का ये भी कर्तव्य है कि शराब जो भी नशीले पदार्थ है उसे बंद किया जाए, ठीक है। लेकिन नहीं बंद किया जा रहा है। कहाँ हो रहा है? और आप चाह के भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इस स्टेट पॉलिसी के अंतर्गत जो भी चीज़ें यहाँ पे नीति निर्देशक तत्व में जो भी चीज़ें निर्धारित की गई हैं वो सिर्फ मानो कि अगर वो स्टेट लागू करता है तो ठीक है, और अगर नहीं करता है तो भाई शोपीस के लिए बना के रखा है इन सब व्यवस्था को, ठीक है। तो यहाँ पे व्यक्ति, क्योंकि ये स्टेट पॉलिसी के अंतर्गत कोई भी बातें परिवर्तनीय नहीं है, परिवर्तित नहीं किया जा सकता। आप न्यायालय में नहीं जा सकते इसकी किसी भी बात को लेके। बस यही बात है, यही वजह है जो आज गवर्नमेंट शराब नहीं बंद कर रही है, ठीक है। बस इतना समझिए। और व्यक्ति अगर कोई चाहता भी है कि शराब बंद किया जाए तो भी नहीं करवा सकता, क्योंकि इन सब बातों को आप न्यायालय में लेके जाओगे भी तो कोई मतलब है नहीं, तुम्हारा सुनवाई होगा ही नहीं, ठीक है फ्रेंड्स। बस यही बात है। तो आगे चले, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये बात तो क्लियर हुई। तो आपके 39 जो आर्टिकल थे 39, इसके अंदर 6 बातें थी वो क्लियर हुई। अब आगे चलते हैं। तो यहाँ पे एक और है 39 क करके, ठीक है, 39 क। अब इसमें क्या बातें हैं? इसमें कहा गया है कि समान न्याय एवं गरीबों को निःशुल्क विविध सहायता उपलब्ध कराना, ठीक है। देखो ना, पढ़ने में कितना अच्छा लगता है कि हमारी जो पॉलिसी है वो कितनी अच्छी है, लेकिन अगर रियल में इसे पूरी तरह से फॉलो किया जाता तो कितना अच्छा होता। बट नहीं, बस इसमें से कुछ स्टेट भी कुछ ऐसे नियम को इसमें से कुछ ऐसे ही नियम फॉलो कर रही है जो सिर्फ ज़्यादातर जो उसको ईजी लग रहा है ना। ऐसा देखो, आपको देखने को मिल रहा है कि स्टेट पॉलिसी में सारी बातें हैं वो सब कुछ फॉलो किया जा रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। बस कुछ ही बातों को फॉलो किया जा रहा है। बस मेरे निगाह में तो यही है, मेरी दृष्टि में। अगर पूरी करता तो शराब बंद होती, ठीक है। आज शराब नहीं बंद हो रही है इसी की वजह से, क्योंकि स्टेट जानता है कि अगर कोई भी व्यक्ति इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकता, क्योंकि न्यायालय में इसको बदला ही नहीं जा सकता। बस यही बात है। आगे चलते हैं। तो 39 में क में ये बातें कहा गया है कि समान न्याय, मतलब समान न्याय एवं गरीबों को निःशुल्क विविध सहायता उपलब्ध कराना, मतलब विभिन्न प्रकार की जो सुविधाएं हैं निःशुल्क, मतलब फ्री में गरीबों को समान न्याय दिया जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये बातें कहा गया है आपके 39 क में। अब यहाँ देखिए आर्टिकल एक और है, उसको पढ़ लेते हैं। आर्टिकल 41 यानी कि आर्टिकल 41 में क्या बातें कही गई हैं? आर्टिकल 41 में ये बातें कही गई हैं कि काम पाने के, शिक्षा पाने के और बेकरी, बुढ़ापा, बीमारी और निःशक्तता की दशाओं में लोक सहायता पाने के अधिकार की संरक्षित करना, सॉरी यहाँ की नहीं होगा, यहाँ को होगा, ठीक है, अधिकारों को संरक्षित करता है,
ठीक है, बात ये कहता है कि जो आपका आर्टिकल 41 है वो ये कहता है कि काम पाने के और शिक्षा पाने के, और जैसे कि कोई व्यक्ति मान लो बुढ़ापा हो चुका है, बुढ़ापा, बीमारी और निःशक्तता की दशाओं में, मतलब अगर ये दशा आप मतलब इस कंडीशन में आप हो, चाहे मतलब आप बुजुर्ग हो चुके हो या आप मतलब किसी बीमारी को आप झेल रहे हो, और निःशक्तता की दशाओं में, अगर ये सब दशाओं में आप हो तो इनमें भी लोक सहायता पाने के अधिकार आप हो। ठीक है, अगर इस सब कंडीशन में भी आप जी रहे हो तो भी आपको सहायता पाने का अधिकार पूरी तरह है। तो इस बात को ये संरक्षित करता है आर्टिकल 41। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखिए आज इतना ही कवर हो चुका है, इतना ही हो पाया है। अब मैं आगे आपको पढ़ाऊंगी आर्टिकल। देखो आर्टिकल मैंने आपको बताया ना कि आर्टिकल मैं स्टेप बाय स्टेप लेके इसमें नहीं आ रही हूँ, आर्टिकल स्टेप बाय स्टेप आ रहा है। कैसे? यहाँ पे सिद्धांत के अकॉर्डिंग। अब आप पहले आपका चल रहा है, फिर एक बार समझ लो, नीति निर्देशक तत्वों का वर्गीकरण 3 रूपों में है, समाजवादी, गांधीवादी, उदारवादी। तो सबसे पहले समाजवादी चल रहा है। समाजवादी में ये सब आर्टिकल आप पढ़ोगे 38, 39, 41, 42, 43 और 47। क्यों? क्योंकि इन आर्टिकल के तहत जो भी बातें कही गई हैं वो सारी बातें आपकी समाजवादी पद्धति पर आधारित है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका पढ़ोगे आप पूरा 36 से लेके 51 तक पूरा पढ़ोगे, लेकिन आप इस रिकॉर्डिंग से पढ़ोगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले 39 मैंने आपको बताया, 38 में पढ़ा चुकी थी सेकंड वीडियो में। तो यहाँ पे आप समझ चुके कि यहाँ पे 39 चला, 39 में 6 बातें कही गई थी, यही सब पॉइंट्स के अनुसार था। क्लियर? और 39 कम में भी ये बातें कहा गया था। अब 41 चल रहा है। 41 के बाद आपका आर्टिकल आएगा 42, 43 और 47। उसके बाद में स्टार्ट करूंगी आपका जो गांधीवादी विचारधारा है, मतलब गांधीवादी पद्धति। ठीक है, गांधीवादी पद्धति यानी कि गांधीवादी सिद्धांत। तो उसके अंतर्गत आपका जो आर्टिकल, जिस आर्टिकल में जो बातें कही गई मैं उसे लेके आऊंगी। तो ऐसे आपका पूरा 51 कवर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप कि यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स थे आपको समझ में आया होगा, और अगर नहीं भी आया हो तो आप लोग कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं उसे फिर से बताने की पूरी कोशिश करूँगी। ओके माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।